प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव भूगोल के उपागम यानी अध्ययन की विधियों पर चर्चा करेंगे। कल हमने मानव भूगोल के 3 मुख्य सिद्धांतों में से वातावरण समायोजन के सिद्धांत पर चर्चा की थी। अब सिद्धांतों के बाद में मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम या अध्ययन की विधियां, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। तो आइए मानव भूगोल के उपागम पर हम चर्चा करें। देखिए, हर विषय के अध्ययन की कुछ तकनीक होती है, कुछ उपागम होते हैं जिनके आधार पर उस विषय का गहन अध्ययन चिंतन किया जाता है। तो यहाँ पर मानव भूगोल के भी अध्ययन के 4 उपागम हैं। पहला है स्थानिक या क्षेत्रीय उपागम, दूसरा है पारिस्थितिकीय उपागम, तीसरा है व्यवहारिक उपागम और चौथा है मानव कल्याण परक उपागम। ये 4 मुख्य मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम हैं। तो इस पे विस्तार से हम चर्चा करें। तो मानव भूगोल के ये 4 मुख्य अध्ययन के उपागम हैं। आइए इन पे विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्थानिक या क्षेत्रीय उपागम। तो स्थानीय या क्षेत्रीय उपागम से क्या तात्पर्य है? स्थानीय या क्षेत्रीय उपागम से ये तात्पर्य है कि स्थानिक विश्लेषण के अंतर्गत किसी तथ्य अथवा किन्हीं श्रृंखलाबद्ध तथ्यों की स्थिति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या, मानव अधिवास, उद्योग, परिवहन मार्ग, मानवीय क्रियाकलाप आदि के भौगोलिक वितरण प्रतिरूप की कारण सहित व्याख्या स्थानिक विश्लेषण के अंतर्गत आती है। उदाहरणार्थ, किसी क्षेत्र के मानवीय अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा है, उसको निश्चित करने वाले कारक क्या हैं, कैसे वितरण प्रतिरूप का परिमार्जन कर आदर्श वितरण प्रतिरूप के समीप लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर स्थानिक उपागम में दिया जाता है। तो स्थानिक एक स्थान विशेष के अनुसार जनसंख्या, उद्योग धंधे या अन्य जो प्रतिरूप है उनका अध्ययन विस्तार से स्थानीय स्तर से एक दूसरे की तुलना करके और उस स्थान विशेष में कोई भी जो है प्रतिरूप जो विकसित हुआ है, चाहे उद्योगों का प्रतिरूप है, उद्योग धंधों का है, या कोई सांस्कृतिक प्रतिरूप है या अन्य कोई चीज, तो उसका उस स्थान विशेष के जो वातावरण के कारक है उनका उसमें क्या योगदान है, तो स्थानिक विश्लेषण करके और इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये कहलाता है स्थानिक या क्षेत्रीय उपागम। दूसरा है पारिस्थितिकीय उपागम। तो पारिस्थितिकीय उपागम मानव भूगोल का जब अध्ययन पारिस्थिति के आधार पर किया जाता है तो वो पारिस्थितिकीय उपागम कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत मानव एवं वातावरण के बीच स्थित अंतर संबंधों की व्याख्या पारिस्थिति के आधार पर की जाती है। यानी मानव और वातावरण के बीच जो अंतर संबंध हुआ है, जो इसके आधार पे वो भूदृश्य निर्मित हुआ है, आर्थिक भूदृश्य, तो उसकी जो है पारिस्थिति के आधार पर उन अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। जहां मानव प्राकृतिक वातावरण एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है तो वहीं वो उसमें परिवर्तन भी करता है। कल हमने इससे पिछले वाले जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पढ़े थे उसमें भी ये विस्तार से समझाया गया था कि मानव जो है अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, तो वहीं वो उसमें परिवर्तन भी करता है। अपनी क्षमता के अनुसार सांस्कृतिक वातावरण परिवर्तन करता है, तो कुछ हद तक वह प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में भी परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने के बाद वह उनका उपयोग करता है।
अतः मानव वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अनुसार विकसित प्रतिरूपों का विश्लेषण एवं विवेचन करने की विधि को पारिस्थितिकी उपागम कहा जाता है। यानी इन सब जो मनुष्य प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होते हुए जो प्रतिरूप विकसित करता है, तो उनका जो अध्ययन पारिस्थितिकी के आधार पर किया जाता है वो पारिस्थितिकीय उपागम कहलाता है। अतः मानव वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अनुसार विकसित प्रतिरूपों का विश्लेषण एवं विवेचन करने की विधि को पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत मानवीय एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों तथा उनके श्रृंखलाबद्ध प्रतिरूपों की व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी वातावरण में पारिस्थितिकी के आधार पर मानव और उसके प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। तीसरा है व्यवहारिक परक उपागम। व्यवहारिक परक उपागम वर्तमान में भूगोल के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो उपागम है वो मनुष्य के आचरण और व्यवहार पर आधारित है। मनुष्य द्वारा किस प्रकार का किन प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंध द्वारा किस प्रकार का जो है वो व्यवहार और आचरण किया गया है, ये इस उपागम का महत्वपूर्ण आधार है। तो भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या में मनुष्य के व्यवहारिक व्यक्तिगत गुणों का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी मनुष्य का व्यवहार प्राय आर्थिक संदर्भ में ही आकलित किया जाता है, किंतु उसकी व्यक्तिगत रुचि, उसके सामूहिक मापदंड, सामाजिक आवश्यकताएं आदि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की आर्थिक अपेक्षा है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों की समानता होते हुए भी उस क्षेत्र में रहने वाले वर्गों के व्यवहार एवं क्षमताओं में भिन्नता पाई जाती है, और इस भिन्नता की वजह से भिन्न भिन्न वातावरण अंतर संबंध प्रतिरूपों एवं जीवन निर्वाह पद्धतियों का विकास हो जाता है। यानी जो मनुष्य का जो व्यवहार है, उसकी कैपेसिटी है और उसके जो क्षमता है, उसके अनुसार हमें वातावरण प्रतिरूपों में अंतर दिखाई देता है। इस भिन्नता की वजह से भिन्न भिन्न वातावरण अंतर संबंध प्रतिरूपों एवं जीवन निर्वाह पद्धतियों का विकास हो जाता है। इस प्रकार इस उपागम में किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विश्लेषण उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवहार के संदर्भ में किया जाता है। यानी जो भी भूदृश्य है, जो जैसे आर्थिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका विश्लेषण उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव के व्यवहार के संदर्भ में देखा जाता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसका है जो जीवन स्तर कैसा है, उसका खान पान कैसा है और कैसी उसकी पद्धति है, तकनीकी विकास कितना है। इन सब चीजों के यानी व्यवहारिक पक्ष को, मानव के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर और विभिन्न प्रतिरूपों का क्षेत्रों में विकसित विभिन्न प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है व्यवहारिक उपागम। अब तीसरा है मानव कल्याण परक उपागम। देखिए आज मानव कल्याण परक उपागम मानव भूगोल के अध्ययन का नवीनतम उपागम है, जो जन कल्याण संबंधी दृष्टिकोण है। देखिए केवल आर्थिक पक्ष को पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, वर्तमान समय में मनुष्य की विभिन्न जन कल्याण भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न मानवीय सुविधाओं यथा प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई सेवाएं आदि के वितरण में प्रादेशिक न्याय की समीक्षा की जाती है। यानी किस प्रदेश विशेष में ये सब जो सुविधा है
उनसे वो प्रदेश कैसे छूता रहा, या वहां पर किसी प्रदेश विशेष में उन सब सुविधाओं का अधिक विकास हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार से मानव कल्याण परख ये उपागम है, जिसमें किसी भी आर्थिक भूदृश्य में या आर्थिक परिदृश्य में इन सब सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है। किन क्षेत्रों के निवासियों को मानवीय सुविधाएं अपर्याप्त है तथा कहां उनका केंद्रीकरण है। यह उपागम इन लाभों के मानव वर्ग के सभी समुदाय के बीच न्यायपूर्ण वितरण पर बल देती है। यानी इस उपागम के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि सभी प्रकार के जो भूदृश्य हैं सभी क्षेत्रों में, उनमें इन मूलभूत सुविधाओं का विकास होना अत्यंत आवश्यक है मानव कल्याण के लिए, उसके जीवन स्तर के सुधार के लिए, उसके उचित स्वास्थ्य के लिए। तो इन जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं आदि की समुचित व्यवस्था की जाए, इस प्रकार के इस पे ध्यान दिया जाता है। किसी वर्ग पर साधनों एवं सुविधाओं का केंद्रीकरण तथा कुछ पर अभाव न हो। यानी ऐसा नहीं कि जैसे एक जगह तो सारी सुविधाएं संपन्न हो जाए और दूसरा प्रदेश है जो बिल्कुल भी अविकसित रह जाए और वहां के श्रमिकों के लिए या मानव समुदाय के लिए या वहां के निवासियों के लिए उचित समुचित जो सुविधाएं उपलब्ध न हो। तो इस बात को ध्यान में रखे ये विश्लेषण किया जाता है कि इस प्रदेश विशेष में इन सुविधाओं की आवश्यकता है, यह प्रदेश विशेष है जो इन सुविधाओं की दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। इन सब बातों का विश्लेषण किया जाता है और सभी को वातावरण के उपयोग से एक समान लाभों की प्राप्ति हो, ये इसमें कामना की जाती है, जिससे उनकी यानी वहां के निवासियों की भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी सदैव पूर्ति होती रहे। यानी जो न्यूनतम आवश्यकता है या न्यूनतम जो जीवन स्तर है मनुष्य के लिए, वो कम से कम उस क्षेत्र में जरूर विकसित हो। इस प्रकार का मतलब से इस अध्ययन के उपागम से इन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये जो चारों जो उपागम है मानव भूगोल के, वो बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन के उपागम है, जिनके द्वारा संपूर्ण मानव भूगोल के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्य रूप से तो मानव और वातावरण के जो बीच अंतर संबंध है, उन बातों को इन चार अध्ययन की उपागम से के माध्यम से विश्लेषण करके और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम है। अब अगले उसमें वीडियो में हम जनसंख्या वितरण इत्यादि बोलेंगे। धन्यवाद।